गढ़ी रोड, लखीमपुर खीरी स्थित मोहल्ला शांति नगर में रहते थे जब्बू गुप्ता। वह एक प्राइवेट बस में हेल्पर थे। सीमित आय में वह अपने परिवार की गुजर बसर किया करते थे। तब्बू के परिवार में पत्नी पुष्पा के अलावा विनीता, नीतू, राधा नामक 3 पुत्रियां तथा 2 पुत्र थे, अजय व सुनील। जब्बू में बहुत सारी अच्छाइयाँ रही हों, पर एक बुराई भी थी, शराब की लत। गलत लोगों की संगत में उसे शराब का चस्का लग गया था। जब्बू की कमाई का एक बड़ा हिस्सा शराब की भेंट चढ़ने लगा तो परिवार के सामने आर्थिक समस्या खड़ी हुई। परिजनों ने जब्बू को बहुत समझाया कि शराब जैसी बुराई से तौबा कर ले। अपना पैसा बर्बाद होता है, अपनी सेहत खराब होती है और शराबी सबकी नज़रों से गिर जाता है। इसके बावजूद जब्बू ने शराब से तौबा नहीं की। अब तक अजय वयस्क हो गया था, विनीता की शादी भी सिर पर थी, अतः अजय ऑटो चलाकर परिवार का आर्थिक सहारा बन गया। गुप्ता दंपति ने सीमित साधनों में विनीता का विवाह भी कर दिया। विदा होकर वह अपनी ससुराल चली गई। अब बची उससे छोटी नीतू। 16वां बसंत देख चुकी नीतू कक्षा 9 की छात्रा थी। वह सुंदर और चुलबुली भी थी। पुष्पा जब्बू को समझाती, देखो नीतू अब सयानी हो रही है, 1-2 साल में उसके लिए भी रिश्ता ढूंढना पड़ेगा। मैं नहीं चाहती कि कोई कहे नीतू शराबी की बेटी है। यह चर्चा हमारे समाज में फैल गई तो नीतू और राधा के लिए वर मिलना बहुत कठिन हो जाएगा। दोनों बेटे भी कमारे बैठे रह जाएंगे। अपनी और बच्चों के भविष्य के लिए शराब पीना छोड़ दो। जब्बू भी मानते थे कि शराब बुरी चीज़ है, इससे घर बसते हैं, सदैव उजड़ते हैं। इसके बावजूद मुँह से लगी हुई वह काफिर चीज़ छोड़ नहीं पा रहे थे। छोड़ना तो दूर, बीतते समय के साथ जब्बू के पेट में पहुंचने वाली शराब की मात्रा बढ़ती जा रही थी। परिणाम यह हुआ कि पहले जब्बू शराब पीते थे, फिर शराब जब्बू को पीने लगी। कुछ दिनों बाद जब्बू के पेट में दर्द रहने लगा। पीड़ा मुक्त होने के लिए जब्बू ने कभी मेडिकल स्टोर से तो कभी मोहल्ले के झोला छाप डॉक्टर से दवा लेकर खाई। हाल बताकर ली गई दवाएं असरकारक साबित नहीं हुई। दर्द लगातार बढ़ता गया। तब परिजन उन्हें जिला अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने जब्बू का चेकअप किया, फिर जांच तथा इलाज के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कर लिया। जांच से पता चला कि अत्यधिक शराब के सेवन से जब्बू की आंतों में बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। स्थायी उपचार के लिए उनका ऑपरेशन जरूरी था। जान बचाने के लिए जब्बू ऑपरेशन कराने को राजी हो गई। ऑपरेशन से 2 दिन पहले डॉक्टर ने जब्बू के परिजनों से कहा, मरीज में खून की कमी है। ऑपरेशन के दौरान और बाद में खून चढ़ाया जाएगा। खून का इंतजाम कर लीजिए। संयोग से उस वक्त जब्बू के पास मात्र पुष्पा और नीतू थीं। पुष्पा ने पूछा, डॉक्टर साहब हम खून कहाँ से लाएंगे? डॉक्टर साहब ने बताया, इसके 2 तरीके हैं। या तो आप लोग मरीज को अपना ब्लड डोनेट कीजिए या ब्लड बैंक से खून लीजिए। ब्लड बैंक अस्पताल में ही है। पुष्पा कमज़ोर थीं, बीमार भी रहती थीं, अतएव उन्हें विश्वास था कि उनका रक्त पति के लायक नहीं। पुष्पा का यह भी विश्वास था कि रक्तदान करने से व्यक्ति कमज़ोर हो जाता है। इसी भ्रम के चलते वह अपने दोनों पुत्रों और पुत्री नीतू को कमज़ोर नहीं करना चाहती थीं। अतएव उन्होंने ब्लड बैंक से खून लेने का निश्चय किया। माँ बेटी ब्लड बैंक में पहुंची तो वहां उनकी मुलाकात आकाश से हुई। आकाश जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में लैब असिस्टेंट के पद पर कार्यरत था। हाल ही में उसकी नौकरी लगी थी।
आकाश गौतम गुलजार नगर मोहल्ले में रहने वाले राम खिलावन का पुत्र था। उसके परिवार में माँ के अलावा बड़ी बहन सुमन और छोटा भाई विकास था। सुमन का विवाह राम सिंह से हो चुका था। आकाश व विकास अविवाहित थे। आकाश ने नीतू को देखा। नीतू ने आकाश को पहली नज़र में ही दोनों एक दूसरे पर फिदा हो गए। नीतू के आकर्षण के प्रभाव में बंधा आकाश उसकी समस्या जानकर बोला, यहाँ पर खून के बदले वांछित ब्लड ग्रुप का खून दिया जाता है, मगर आप लोगों की परेशानी देखते हुए मरीज को जितने खून की ज़रूरत होगी मैं दे दूँगा। पुष्पा बोली, बेटा तुम्हारा बड़ा उपकार होगा हम पर। इस पर आकाश बोला, माँ जी इसमें उपकार की कोई बात नहीं है। ज़रूरतमंद लोगों को खून देने के लिए सरकार ने मुझे यह नौकरी दी है। आकाश बोला, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसने नीतू की ओर संकेत किया, इनसे मरीज की केस फाइल भिजवा दीजिए ताकि नाम, पता, ब्लड ग्रुप और इलाज करने वाले डॉक्टर का नाम अपने रिकॉर्ड में दर्ज कर सकूं। कुछ देर में नीतू सर्जिकल वार्ड की मैट्रन से पिता की केस फाइल लेकर आकाश के पास पहुंच गई। इस बार वह अकेली आई थी। केस फाइल से आकाश अपना रजिस्टर मेंटेन करने लगा। इसके साथ ही उसने नीतू से बातचीत शुरू कर दी। बातों बातों में उसने नीतू से संबंधित पर्सनल जानकारी भी पूछ ली। पहली नज़र में नीतू आकाश के प्रभाव में आ गई, इसलिए वह मुस्कुरा कर उसे सब बताती रही। औपचारिक बातों के बाद आकाश अपने मकसद की बात पर आ गया। नीतू तुम बहुत खूबसूरत हो। हया से नीतू के गालों पर गुलाब खिल गए। शब्दों में कोई जवाब न देकर वह मुस्कुराई और निगाहें झुका लीं। आकाश मुस्कुराया, लड़की शर्मा गई। तात्पर्य यह है कि इसके दिल में भी कुछ हो रहा है। अतः वह उससे बोला, नीतू नज़रें उठाकर मुझे देखो। नीतू उसे देखने लगी। आकाश ने पूछा, मैं कैसा हूँ? हैंडसम और स्मार्ट, नीतू बोली। आकाश बोला, तुमको मैं पसंद हूँ। नीतू न जाने किस आसमान में उड़ रही थी। बेख्तियार उसने सिर हिलाकर हामी भर दी, हाँ तुम भी मुझे पसंद हो। इसके बाद आकाश अपनी ड्यूटी के दौरान हर दूसरे तीसरे घंटे में जब्बू के पास पहुंचने लगा। ग्लूकोज तथा डॉक्टर की लिखी हुई जो दवाएं अस्पताल में उपलब्ध थीं, अपने प्रभाव से उसने ये दवाएं पुष्पा को उपलब्ध करा दीं। अन्य मामलों में भी वह पुष्पा व नीतू आदि का सहयोग करता रहा। आकाश की भलमनसाहत से माँ बेटी उसकी मुरूद बन गई। ऑपरेशन का दिन आ पहुँचा। खून के लिए नीतू आकाश के पास गई तो वह बोला, ब्लड के 2 पाउच मैं ऑपरेशन थिएटर में पहुंचा दूंगा और 1 पाउच जब पेशेंट को ओटी से वार्ड में शिफ्ट किया जाएगा तब दे दूंगा। तुम्हारे पिता को खून की कमी नहीं होने दूंगा। 3 क्या 30 पाउच भी चढ़ेंगे तो मैं व्यवस्था कर दूंगा। निश्चिंत होकर नीतू चली गई। जब्बू का ऑपरेशन हो गया, वार्ड में भी शिफ्ट हो गया। आकाश परिवार के सदस्य की तरह उनकी देखभाल करता रहा। जब्बू को जब जब जिस चीज़ की परेशानी या ज़रूरत होती, नीतू बेझिझक उसके पास पहुंच जाती। 1 सप्ताह बाद अस्पताल से जब्बू की छुट्टी हो गई तो आकाश कुशलक्षेम पूछने उनके घर पहुंचने लगा। जब्बू में उसे कतई रुचि नहीं थी। एक रोज़ वह जब्बू की कुशलक्षेम जानने घर आया तो घर में जब्बू तथा नीतू ही थे। आकाश बिस्तर पर आराम कर रहे जब्बू के पास कुछ देर बैठा, फिर चाय पीने के बहाने दूसरे कमरे में नीतू के पास चला गया। आकाश ने अस्पताल में नीतू तथा उसके परिजनों की मदद की थी, इसलिए घर के लोग उसे आदर से देखते थे। नीतू से उसकी नज़दीकी से भी उन्हें परहेज नहीं था। इसी बात का लाभ उठाकर आकाश नीतू की कामनाओं को भड़काता रहता था।
अगले 2 साल तक आकाश ने नीतू में कहाँ-कहाँ और किस-किस सीमा तक दिलचस्पी ली, यह बताने के लिए नीतू आज जीवित नहीं है और आकाश के एक तरफ़ा बयान पर यकीन नहीं किया जा सकता। अलबत्ता साक्ष्यों से स्पष्ट है कि नीतू व आकाश में अंतरंगता थी। सच यह था कि नीतू आकाश से सच्चा प्यार करती थी और उससे विवाह के सपने देखा करती थी। इसके विपरीत आकाश के लिए नीतू मात्र दिलजोई का साधन थी। उससे विवाह करने के लिए वह कतई गंभीर नहीं था। कुछ महीने के प्रेम के बाद नीतू व आकाश जब भी मिलते, नीतू विवाह की चर्चा छेड़ देती। कहती, अब तो मैं 18 वर्ष की हो गई हूँ, कानून के हिसाब से भी बालिग हूँ। अपने परिजनों को शादी की बात करने मेरे घर भेजो। मेरे या तुम्हारे घरवाले शादी के लिए राज़ी नहीं हुए तो हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे। आकाश नीतू को मात्र खिलौना समझता था, इसलिए उसने नीतू से विवाह करने के बजाय गुपचुप तरीके से सीतापुर निवासी परिजनों की पसंद की युवती से विवाह कर लिया। नीतू को आकाश की इस बेवफाई की जानकारी हुई तो वह उस पर मानो बिजली गिरी। उसने आकाश से सच्चा प्यार किया था और उसके बगैर जीने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। लिहाजा आकाश की शादी के बाद भी वह उससे मिलती जुलती रही। मोबाइल फ़ोन पर भी दोनों की बातें होती थीं। 5 मार्च सन 2018 को रात 9 बजे नीतू घर में टीवी देख रही थी। तभी उसके सेल फ़ोन पर किसी की कॉल आई। नीतू ने फुसफुसाकर बात की और किसी को कुछ बताए बिना घर से चली गई। नीतू पूरी रात घर नहीं लौटी तो 6 मार्च को सुबह पुष्पा आकाश के घर जा पहुंची। नीतू के बारे में पूछने पर उसने जवाब दिया, मैं ठहरा शादीशुदा आदमी, नीतू से अब मेरा क्या वास्ता। उससे संबंध अतीत की बात हो गई। गुप्ता परिवार नीतू की तलाश करता रहा मगर कई दिन बीतने के बावजूद उसका पता नहीं चला। बदनामी के भय से उन्होंने थाने में गुमशुदगी भी दर्ज नहीं कराई। प्रकरण में गंभीर मोड़ तब आया जब 14 मार्च को महेबागंज स्थित उल्ल नदी के पुल के नीचे बोरे में एक बंद लाश मिली। लाश की सूचना पर इंस्पेक्टर सदर कोतवाली अशोक पांडे, चौकी इंचार्ज मिश्राना अजय कुमार सिंह आदि मौके पर पहुंचे। मौके पर सड़ी गली लाश की शिनाख्त नहीं हो सकी तो पांडे ने उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसी बीच पुष्पा को किसी से पता चला कि उल्ल नदी के पुल के नीचे किसी नवयुवती की लाश मिली है तो परिजनों के साथ वह थाना सदर पहुंची। पुलिस ने पुष्पा को मुर्दाघर ले जाकर लाश दिखाई तो उन्होंने उसकी शिनाख्त नीतू के तौर पर कर दी। पुष्पा की तहरीर पर थाना सदर में धारा 302, 201 आईपीसी के तहत प्रकरण संख्या 235/18 पंजीकृत हुआ। इस केस में पुष्पा ने आकाश को नामजद कराया था। 18 मार्च को पुलिस ने आकाश को जिला अस्पताल के पास से बंदी बनाया। पूछताछ करने पर उसने अपराध स्वीकार करते हुए हत्या के कारणों का खुलासा कर दिया। आकाश के अनुसार उसकी शादी हो गई थी। इसके बावजूद नीतू उसका पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। कभी मिलकर कभी फ़ोन करके दबाव बनाती थी कि अपनी वाइफ को घर से निकालो और मुझसे शादी करो। आकाश न तो पत्नी को छोड़ने के लिए तैयार था न नीतू से विवाह का इच्छुक था। इसी के लिए नीतू के दबाव से वह परेशान हो गया। 5 मार्च की रात को आकाश ने नीतू को फ़ोन करके एक सुरक्षित जगह पर बुलाया था।
नीतू पहुंची तो आकाश ने उसे समझाया, अब मेरा सुखी घर संसार है, तुम उसमें आग लगाने का काम मत करो, मेरी तरह तुम भी किसी दूसरे से शादी कर लो। नीतू आकाश की सलाह मानने को राजी नहीं हुई। वह उसे धमकी देने लगी, अगर तुमने मुझे घर से भगाया या मुझसे शादी नहीं की तो मैं शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने के अपराध में तुम्हें जेल भेजवा दूंगी। इसी मुद्दे पर विवाद होने लगा। बहस बढ़ती गई। गुस्से में आकाश ने आयरन रॉड से नीतू के सिर पर वार कर दिया। घायल होकर नीतू फर्श पर गिरी तो आकाश ने चाकू से उसका गला रेत दिया। नीतू के मरते ही आकाश के हाथ पांव फूल गए। मदद के लिए उसने छोटे भाई विकास और बहनोई राम सिंह को फ़ोन करके बुला लिया। तीनों ने आपस में सलाह किया, फिर लाश बोरे में डालकर उल्ल नदी के पुल के नीचे फेंक आए। आकाश की निशानदेही पर पुलिस ने आयरन रॉड व चाकू बरामद कर लिया। 22 मार्च को विकास और 2 अप्रैल को राम सिंह भी पुलिस की गिरफ्त में आ गए। तीनों अभियुक्त जेल में थे।